हेलो फ्रेंड, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग सितंबर मंथ की पढ़े थे द हिंदू पीआईबी नोट से, और 10 पेज हो गया था। ये 11वां पेज है, यानी 4 पेज और बचा हुआ है। इसको कर लेते हैं तो सितंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा 2025 की करेंट अफेयर्स। और द हिंदू पीआईबी नोट से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, पता चला है। और ज़्यादा से नहीं, शॉर्ट नोट्स ही हैं ये। 14 से 15 पेज में एक मंथ की हो जाती है। तो अभी सितंबर मंथ की कर रहे हैं, उसके बाद से अक्टूबर मंथ की भी लाएंगे। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। लिखा है कि आगे कि भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। 8वां स्थापना दिवस मनाया है और 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। जो भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, ये अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। कब इसकी लॉन्च हुई थी? कब ये? 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। 1,65,000 डाकघरों से संचालित होता है। 13 भाषाओं का समर्थन करता है। कितने भाषाओं का? 13 भाषाओं का। 1,65,000 डाकघरों से संचालित होता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके वंदिता होगा, वंदिता कौल। जो इनकी मतलब ये भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक की वर्तमान अध्यक्ष हैं, वंदिता कौल हैं। एमडी और सीईओ कौन है इसके? तो विश्वेश्वरम है। आर विश्वेश्वरम इसके एमडी सीईओ हैं। और आईपीपीबी यानी कि भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक 2 लाख रुपए तक जमा कैश स्वीकार कर सकते हैं। कितने लाख तक? 2 लाख तक। ये 8वां स्थापना दिवस था, ये याद रखना है। भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली इक्विटी है, जिसको डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। किसके तहत? तो डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया। 2014 में भुगतान पेमेंट्स बैंकों की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2014 में भुगतान पेमेंट्स बैंकों की शुरुआत की गई थी। आईपीपीबी यानी भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है। 2024-25 के लिए इसको डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है, आईपीपीबी को। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। आईईपीएफए यानी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा निवेशक दीदी चरण सेकंड की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा। महिलाओं में, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता में तेजी लाने पर केंद्रित एक पहल है। और ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है आईईपीएफए का। हिंदी में कहें तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये याद रखना है कि किसके अंतर्गत अधीन है? तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालयों के अधीन। अगला दिया है, अगला है अकाउंट के बारे में। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क यानी 2 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिससे 2016 में आरबीआई ने इसके लिए मास्टर निर्देश जारी किए थे। और ये 2 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिससे वित्तीय डेटा साझा करने के लिए एक सुरक्षित सहमति आधारित प्रणाली स्थापित हुई है। फिर अगला देखते हैं। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक नई पहल। कौन सी पहल शुरू की गई है? तो बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी एवं संघ लिमिटेड। बिहार राज्य द्वारा जीविका निधि शाख सहकारी एवं संघ लिमिटेड की शुरुआत की गई नई पहल है, और ये पीएम मोदी किए हैं 2 सितंबर को। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित है। राज्य भी और केंद्र भी दोनों मदद करती है, वित्त मतलब उसको चलाने में, संचालन में वित्त पोषित है दोनों के तहत। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFIs
पर निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है। संपूर्ण प्रणाली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी। संपूर्ण प्रणाली जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी। इसका उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को किफ़ायती ब्याज दरों पर धन तक आसान पहुंच प्रदान करना है। 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट से लैस किया जा रहा है। 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को। अगला दिया है एकीकृत पेंशन योजना। ये योजना इंपॉर्टेंट है कि एकीकृत पेंशन योजना जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2004 के बाद नए सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य की गई है ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। उसके बाद दिया है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अटल पेंशन योजना कब आई थी? 2015 में आई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आई थी। और ये दिया है इसमें घोषणा की गई 2024 में की गई थी। ये एकीकृत पेंशन योजना जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो घोषणा की गई थी 2024 में की गई थी। टीवी सोमनाथन समिति द्वारा 2023 में अनुशंसित की गई थी। तो समिति पूछता रहता है, तो टीवी सोमनाथन समिति द्वारा 2023 में अनुशंसित की गई थी। 1 अप्रैल 2025 को लागू की गई थी। लागू कब हुई? 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई। और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा लागू की जाएगी। तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का ही शॉर्ट नेम है पीएफआरडीए द्वारा लागू की जाएगी। योगदान कर्मचारियों का तो वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10%। उसके बाद है सरकार वेतन और महंगाई भत्ते का 10%, यानी महंगाई भत्ता और जो वेतन है दोनों का 10% होगा, कर्मचारियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। अगला दिया है पूल कार्पस के तहत, ये बोल रहा है पूल कार्पस के तहत 8.5% होगा। तो हम लोग अटल पेंशन योजना की शुरुआत देख लिए 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई थी। अब पढ़ते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति के लिए एक रूपरेखा सुझाव दिया। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अपतटीय इकाई है ये वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, और 3 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से स्तंभ है? तो सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय दिशा और मापन योग्य परिणाम। अगला देखते हैं। अगला है फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट जो है 2025 भारत के यूनिकॉर्न क्लब में 2025 में 11 नए स्टार्टअप शामिल हो गए हैं। कितने नए? तो 11 नए स्टार्टअप शामिल हो गए हैं। भारत में 2025 के मध्य 115 यूनिकॉर्न जो 2024 में सिर्फ 4 थे। अब देखिए कि 2024 में ओनली 4 थे यूनिकॉर्न, और अब कितने हो गए हैं? भारत के मध्य 2025 के मध्य तक 115 यूनिकॉर्न हो गए हैं। 11 नए स्टार्टअप शामिल हो गए हैं 2025 में, ठीक है, भारत के यूनिकॉर्न क्लब में। अब पढ़ते हैं आगे। दिया है इसमें कि फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट में कि एक निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो। ये बोल रहा है स्टार्टअप कंपनी जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो। स्टार्टअप इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसमें जो हम लोग पढ़े थे कि 115 यूनिकॉर्न जो भारत में 4 थी, मतलब 2024 में 4 थे, जैसे कि जोमेटो, फ़ोन पे, रेजर पे, ओला, मीशो आदि।
और स्टार्टअप इंडिया के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटजी के है देख लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में की गई, मतलब 2016 में शुरू की गई पहल है स्टार्टअप इंडिया। 2016 में रोजगार, आर्थिक विकास और नवाचार पारिस्थितिकी को बढ़ावा देकर उद्यमियों का समर्थन करना है इसका उद्देश्य। रोजगार, आर्थिक विकास और नवाचार पारिस्थितिकी को बढ़ावा देकर उद्यमियों का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। जनवरी 2025 भारत में 1.5 मिलियन स्टार्टअप, जो 2016 में सिर्फ 500 थे, यानी कि केवल 500 स्टार्टअप थे किसमें 2016 में जब स्टार्ट हुआ था 2016 में तो कितने थे, तो 500 केवल थे। लेकिन जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट कह रहा है कि भारत में 1.59 लाख स्टार्टअप हो गए हैं। अच्छी बात है। आगे देखते हैं बीमा सुगम। बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ऑनलाइन बीमा बाजार है। 2047 तक सभी के लिए बीमा का समर्थन करता है। 2047 तक बीमा ट्रिनिटी जो है, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बीमा ट्रिनिटी जो है ये बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक बताया गया है। और कवरेज कितना करता है, तो जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, यात्रा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, वाणिज्यिक बीमा, वाणिज्यिक बीमा। भारतीय विश्व स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है। तो भारत जो है विश्व स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है और 2047 तक सभी के लिए बीमा का समर्थन करता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे दिया है राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट आई है, इसको देख लेते हैं। तो राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट, राज्यों का सार्वजनिक ऋण 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 59.6 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। और थोड़ा सा इधर पढ़ते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा सीएजी का पहला ये रिपोर्ट जारी किया जाता है सीएजी द्वारा, और बोल रहा है कि सीएजी का पहला राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर 10 विश्लेषण है। अधिक ऋण अनुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो ये पंजाब है सबसे पहले, दूसरा नागालैंड, तीसरा पश्चिम बंगाल। पंजाब का 40.35% और नागालैंड का है 37.15% और पश्चिम बंगाल का है 33.70%। अब कम ऋण अनुपात वाले राज्य कौन हैं जो कम ऋण लिए हैं, तो ये है इसमें ओडिशा है 8.45%, महाराष्ट्र है 14.64%, गुजरात है 16.37%। तो बस पॉइंट नहीं भी याद रहे, ये परसेंटेज नहीं भी याद रहे तो याद रखना है कि पहले पे अधिक ऋण अनुपात वाले राज्य हैं पंजाब है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, और कम ऋण अनुपात वाले राज्य हैं ओडिशा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक दशक में 3 गुना ऋण वृद्धि हुई है। 2013-14 में ये 17.57 लाख करोड़ रुपए थे। 2013-14 में जो थे 17.57 लाख करोड़ रुपए थे। अब 2022-23 में कितने हो गए हैं, ये 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। 59.60 लाख करोड़ रुपए 2022-23 में, और 13-14 में कितने थे, 17.57 लाख करोड़ रुपए। ये थोड़े मेंस में लिखने के लिए अच्छा है और दे भी सकता है, तो इम्पोर्टेंट यही वाला याद रखते हैं कि 59.6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है 3 वर्षों में। 10 वर्षों में 3 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में 3 गुना वृद्धि, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक ऋण, राज्यों का सार्वजनिक ऋण अधिक अनुपात में, मतलब अधिक ऋण अनुपात वाले राज्यों में पंजाब है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, ये याद रखना है। कम वाले में ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात। आगे चलते हैं।
वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं अब कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित होता है। किसके द्वारा नवाचार सूचकांक दिया जाता है? तो विकास बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा ये प्रकाशित होता है। GII जो है शुरू हुआ था 2007 में 2007 में शुरू किया गया था इसको। 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पे है। नवाचार में भारत जो है कितने स्थान पे है? नवाचार में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। 38वीं रैंक है इसकी। और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं और मध्य एवं दक्षिणी एशिया में प्रथम स्थान पर है। ये निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं और मध्य एवं दक्षिणी एशिया में प्रथम स्थान पर है। ये भारत का स्थान 2015 में 81 था, 2020 में 48 था। अब देखिए एकदम आधा कम हुआ है, मतलब आधा नहीं लगभग। और भारत का स्थान जो है 2015 में 81वां था, 2020 यानी 5 साल बाद 2020 में 48वां स्थान था। अब 2025 में 5 साल पे रिपोर्ट आती है शायद, तभी दिया है कि 5 साल में यानी कि 2025 के बाद 2020 के बाद 2025 में ये कौन सा स्थान रखता है? तो ये 38वां स्थान। और पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। नवाचार में पहले स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा अमेरिका है, चौथा दक्षिण कोरिया, पांचवा सिंगापुर, छठा चीन है। अब दिया है अगला कि माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेट ट्रिब्यूनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जो है GSTAT यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेट ट्रिब्यूनल यानी नई दिल्ली मुख्य बेंच है इसका। हेडक्वार्टर जैसा मान लीजिए कि नई दिल्ली में है। और GSTAT ई कोर्ट पोर्टल है, ऑनलाइन करदाताओं और व्यवसायियों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है GSTAT। अगला देखते हैं, दिया है डीजल के साथ आइसोब्यूटेनाल मिश्रण यानी इथेनॉल डीजल परीक्षणों के असफल होने के बाद डीजल आइसोब्यूटेनाल मिश्रण की संभावना तलाशी जारी है और की जा रही है होना चाहिए। उसके बाद है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI जो है 10% डीजल आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण का परीक्षण कर रहा है। चार कार्बन अल्कोहल C4H10O है जो ज्वलनशील और रंगहीन होता है और जो पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं या बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये याद रखना है, जो कि आइसोब्यूटेनॉल है। उसके बाद आगे देखते हैं इसका पश्चिमी घाट से। अगला न्यूज़ है कि पश्चिमी घाट से काले एस्परगिलस की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है ये पश्चिमी घाट। और जैव विविधता के 8 सबसे अधिक आकर्षण केंद्रों में से एक है पश्चिमी घाट। उसके बाद दिया है कि एस्परगिलस ढाके फालकरी एस्परगिलस पेट्रीसियालविल्टसाइरी जो तंतुमय कवकों का समूह है। औद्योगिक अनुप्रयोग के कार्यशील घोड़े के रूप में भी जाना जाता है इसको। वर्क हॉर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक अनुप्रयोग के कार्यशील घोड़े के रूप में जाना जाता है इसको, काले एस्परगिलस को। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कुछ सबसे अधिक आकर्षण केंद्रों में से एक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसका केंद्र कौन कौन सा है। जैसे मेडागास्कर है, ब्राज़ील के अटलांटिक वन है,
फिलीपींस है, सुडालैंड है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका है, भारत वर्मा क्षेत्र है, कैरेबियाई द्वीप समूह है, पूर्वी आर्क तटीय मैदान है। भारत की हरित वित्त योजना भारत 2030 तक 500 गीगावाट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित वित्त जुटाने के लिए अंतर के लिए अनुबंध की ओर रुख कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस, CFD, मतलब कर रहा है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित वित्त जुटाने के लिए, क्या 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें दिया है ना कि पेरिस समझौते के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक 2.5 यानी 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। 2030 तक पेरिस समझौते के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को कितने 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल, भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल C2H5OH संयंत्र। भारत वन अधिनियम 1927 में 2017 के संशोधन के बाद बांस को अब वृक्ष नहीं माना जाता है और इसकी कटाई पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। मतलब अब बांस की श्रेणी से हटा के, बांस को पेड़ की श्रेणी से, मतलब वृक्ष की श्रेणी से हटा के अब किस श्रेणी में, घास की श्रेणी में रखा गया। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 वाले में, ठीक है, 1927 में। और 2017 के संशोधन के बाद बांस को अब इस वृक्ष मतलब अब वृक्ष नहीं माना जाता और इसकी कटाई पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। तो 1927 में संशोधन किया गया, 2017 के संशोधन के बाद ऐसा माना गया है। और असम के गोलाघाट में इथेनॉल यानी भारत लग रहा है, असम के गोलाघाट में ये जो है भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र लग रहा है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर बांस की खेती की जाती है। 136 विविध प्रजातियां यानी कि 125 स्वदेशी हैं, 11 विदेशी प्रजाति के बांस पाए जाते हैं। 136 विविध प्रजातियां हैं इसके, और सर्वाधिक क्षेत्र पर बांस की खेती की जाती है, याद रखना है भारत में। अगला दिया है, अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें नहीं पढ़े थे, बांस पे कुछ स्टैटिक जिक्र है कि बांस अनुकूल परिस्थितियां यानी गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए इसके लिए, आर्द्र जलवायु और गर्म भी जलवायु, मतलब कि तापमान जो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वर्षा जो है 1200 mm से 1400 mm चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली रेतीली से चिकनी मिट्टी जिसका pH मान कितना हो, 4.5 से 6 यानी कि 4.5 से 6.0 हो। अगला हम लोग पढ़ते हैं निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च की गई। इस परियोजना के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक गैस सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का उद्देश्य है। जो सबसे बड़ा, ये पढ़ते हैं कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो सबसे बड़ा निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा निकोबार द्वीप है। 2 राष्ट्रीय उद्यान और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को 2013 में यूनेस्को मानव एवं बायोस्फीयर कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया था। कब? तो याद रखना है कि 2013 में इसको बायोस्फीयर माना गया था, बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में, यूनेस्को की सूची में मतलब इसको डाला गया था। और मंगोलायड जनजाति जो है, मंगोलायड जनजाति सोम्पेन और निकोबारी, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। दोनों जनजाति, सोम्पेन और निकोबारी दोनों। उसके बाद से दिया है कि इस परियोजना के कारण पेड़ों की कटाई की भरपाई हरियाणा में प्रतिपूरक वन रोपण की योजना बनाई गई है हरियाणा में। तो ये हरियाणा याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गांधी
गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में एक मादा चीता लाने की परियोजना कहाँ है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य तो मध्य प्रदेश में है। यमुना नदी की सहायक चंबल नदी इसे दो भागों में काटती है। पूछ देगा कि यमुना नदी की सहायक सबसे पहले चंबल जो है ये दो भागों में काटती है। किसको काटती है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को। और ये गांधी सागर बांध भी स्थित है यहाँ। और शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है। चीता जो है दुनिया के सबसे तेज स्थलीय स्तनधारी है। चीता जो है दुनिया के सबसे तेज स्तनधारी चीता जो है दुनिया के सबसे तेज स्थलीय स्तनधारी है और अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं उसका उद्देश्य। जिसका उद्देश्य प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसे चीतों के दूसरे घर के तौर पर स्थापित करता है। तो कूनो भी यहाँ मध्य प्रदेश में, ये गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य भी यही है और ये दूसरे नंबर पे याद रखना है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ था? 2022 में लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट हाथी कब लॉन्च हुआ था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसके लिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है चीतों को पुनः स्थापित करने के लिए नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थानांतरित किया गया। तो ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना लाया गया है। तो लाया गया है सबसे पहले नामीबिया से 8 चीता और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता। दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीता लाया गया है। अगला देखते हैं, दिया है अचान कमार टाइगर रिजर्व। अचाना कमार टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है और बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि 2022 में 5 से बढ़कर 2025 में 18 हो गई है। यहाँ पे अचान कमार टाइगर रिजर्व में 2022 में कितनी थी? 2022 में 5 टाइगर थे उसमें, मतलब बाघ थे। अब कितने हो गए हैं? 18 बाघ हो गए हैं 2025 में। जनजातीय समुदाय गोंड रहती है यहाँ पे। उसके बाद टीआर बैगा भी रहती है, गोंड भी रहती है। मनियारी नदी होना चाहिए। मनियारी नदी यहीं पे है, मतलब इसके रिजर्व में। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, पाया जाता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। आप लोग बताएंगे किस दिन मनाया जाता है पांडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। दिया है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को। क्या बताएंगे? यहीं पे दिया ही है कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को। इस बार कब पड़ा था? 19 सितंबर को या 20 सितंबर को? आप बताइए। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मतलब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। सिक्किम का राज्य पशु है लाल पांडा। लाल पांडा सिक्किम राज्य का पशु है, राज्य पशु। और दार्जिलिंग चाय महोत्सव का शुभंकर है। शुभंकर रखा जाता है ना, तो ये दार्जिलिंग चाय महोत्सव का शुभंकर भी रखा गया इसको। लाल पांडा कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेपाल, सिक्किम, भूटान, उत्तरी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी म्यांमार और चीन में पाए जाते हैं। IUCN में लुप्त प्राय के कैटेगरी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये पूछता रहता है ना कि मतलब किस कैटेगरी में है, तो IUCN के लुप्त प्राय कैटेगरी में है। और ये पूछ देगा IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है ग्लैंड में है। मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ग्लैंड में हेड क्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना IUCN की हुई थी। स्टैटिक जीके था। और ये लुप्त प्राय कैटेगरी में लाल पांडा को रखा गया है। साइट्स पूछ देगा, साइट्स में परिशिष्ट वन में है, परिशिष्ट वन में। और WPA 1972 में अनुसूची वन में है। इतना इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, हिमालयी कस्तूरी मृग। हिमालयी कस्तूरी मृग जो है यह हिरण की एक प्रजाति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती है।
6 मीटर तक कूदने में सक्षम है। ये कस्तूरी थैली के कारण अवैध शिकार किया जाता है इसका। और जो है ना ये इत्र दिया है इसमें, कस्तूरी थैली के कारण अवैध शिकार किया जाता है हिमालयी कस्तूरी मृग का। ठीक है, 6 मीटर तक कूद सकती है। और उसके बाद है ये जो दिया है, इत्र और औषधियों में प्रयुक्त होता है कस्तूरी थैली। IUCN के लिस्ट में संकटग्रस्त है, ये संकटग्रस्त कैटेगरी में है। साइट्स के परिशिष्ट वन में भी है। हम लोग पांडे वाले का भी देखे थे, लाल पांडा भी साइट्स के परिशिष्ट वन में ही था फर्स्ट में। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है जो कि यह हिरण एक प्रजाति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य 1982 में इसे एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट है कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को 1982 में इसे एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। और ये यहाँ तक तो पढ़ लिए। साइट्स परिशिष्ट वन में है, IUCN में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में है। बस ये लास्ट न्यूज़ है, ये सितंबर मंथ की लास्ट न्यूज़ है। अब हम लोग अक्टूबर की करेंगे, कल या परसों में वो भी अपलोड कर देंगे अक्टूबर की। तो शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व। कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य भी है और चंद्रताल वेटलैंड को एकीकृत करता है, इन तीनों को। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल वेटलैंड को एकीकृत करता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है इसको, शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व को। अब दिया है कि 2019 में इसे भारत का 16वां और पहला उच्च ऊंचाई वाला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 2019 में। और यूएनबीआर जो है मतलब विश्व जैव मंडल रिजर्व, इसको बोलते हैं विश्व जैव मंडल रिजर्व। यूएनबीआर में 142 देशों के 785 स्थल शामिल हैं। 785 स्थल शामिल है 142 देशों के। भारत से 13 स्थल इसमें शामिल है यूएनबीआर में। यानी कि विश्व जैव मंडल रिजर्व में कितने हैं? विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल ये जो है 142 देशों में 785 स्थल शामिल हैं, जिसमें 785 में 13 भारत के हैं यूएनबीआर में शामिल होने वाला। तो क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बाकी यदि प्रॉफिटेबल होगी तो मैं फिर से मतलब अक्टूबर मंथ की भी अपलोड करूँगी। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही तो सेम। चलिए ठीक है, जो भी गलती हो, अभी तो पढ़ाने का वो ढंग है नहीं बस पढ़ा नहीं रहे हैं, हम खुद के लिए भी पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना ये इसलिए अपलोड कर दे रहे हैं कि बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं इससे। तो इस वजह से अपलोड कर दे रहे हैं कि बार में पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा हो जाएगा। ये द हिंदू PIB नोट्स हैं, इसकी चैनल भी है, सर पढ़ाते हैं वो, उनकी ही PDF से मैं पढ़ रही हूँ। तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम।